Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to solve the exercise questions of the 5th unit. The title of the unit is The Dawn's Awake and we are following KPK textbook board for class 8th. The subject is English. तो बच्चों इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको कुछ लाइंस दी गई हैं पोएम में से और आपसे पूछा गया है कि उनके क्या माने हैं। एमसीक्यूज हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपने उनमें से एक ऑप्शन चूज करनी है। पहली लाइंस जो आपको दी गई है, अपियन ऑफ इटर्नल स्प्रिंग वॉइसेस द न्यू अवेकनिंग, कि एक नई सुबह, ये हमने जब पढ़े थे पोएम तो हमने इसकी ट्रांसलेशन भी की थी और समझा भी था कि ये एक बहार के बारे में कहा गया है कि हमें नई सुबह, नई आज़ादी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। द स्प्रिंग सीजन हैज़ अराइव्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ ऑटम, क्या ऐसा है कि बहार के बारे में कहा गया कि बहार बहुत अरसे की खजा के बाद आ गया, या ये कहा गया कि द स्प्रिंग सीजन इज सिंगिंग अ सॉफ्ट सॉन्ग आफ्टर ईयर्स ऑफ साइलेंस, कि स्प्रिंग सीजन एक खूबसूरत गाना सुना रहा है बहुत अरसे की खामोशी के बाद, या इट इज टाइम ऑफ फ्रीडम एंड विक्ट्री आफ्टर ईयर्स ऑफ स्लेवरी, या ये कहा है कि ये एक फ्रीडम और का वक्त है बहुत सालों की गुलामी के बाद। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जिसको हमने रेड किया हुआ है ये ऑप्शन ठीक है, और बाकी तीनों ऑप्शंस इस मफहूम को पूरी तरह अदा नहीं करती जो इन जुमलों में दिया गया है। चौथी ऑप्शन थी द वॉइस ऑफ स्प्रिंग कैन बी हर्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ साइलेंस, साइलेंस के बहुत सालों की खामोशी के बाद, बहुत सालों की सकूत के बाद बाहर की आवाजें सुनी जा रही हैं, लेकिन इसमें सही ऑप्शन थर्ड है। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द 4th and 5th स्टेंजा, आपको चौथे और 5वें स्टेंजा की कुछ लाइन्स दी गई हैं। फेंट स्नैचेस ऑफ हाफ फॉरगॉटन सॉन्ग, फादर स्टॉन एंड नम, द बोन ऑफ लाइट वी क्रेव्ड अवेटेड लॉन्ग। इन लाइन्स की टोन क्या है? तो ये लाइन्स, क्या ये लाइन्स, दीज लाइन्स आर सैड एंड एक्सप्रेस सफरिंग, क्या ऐसा है? या दीज लाइन्स आर ग्लूमी एंड एक्सप्रेस जॉय। तो बेटा थोड़ा सा अगर आप इंटेलिजेंटली देखें तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ग्लूमी एंड एक्सप्रेस जॉय जाहिर है कि नहीं हो सकता। या तो कोई चीज उदासी का इजहार करेगी और या वो खुशी का इजहार करेगी, दोनों चीजों का इजहार इकट्ठे नहीं हो सकता। दीज लाइन्स आर जॉयफुल एंड एक्सप्रेस प्लेजर, क्या ये लाइन्स खुश हैं और खुशी का इजहार करते हैं? दीज लाइन्स आर चेयरफुल एंड एक्सप्रेस एंजॉयमेंट, तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन 1 ठीक है। दीज लाइन्स आर सैड एंड एक्सप्रेस सफरिंग। What does the phrase awaited long from the last stanza of the poem mean? Awaited long लफ्ज आए हैं लास्ट स्टेंजा में, इसका क्या मतलब है? समथिंग दैट समवन हैज बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या कोई ऐसी चीज जिसके लिए बहुत अरसे से इंतजार किया जा रहा है? या समथिंग दैट समवन हैज नॉट बीन एंटिसिपेटिंग, कोई ऐसी चीज जिसका आप उम्मीद नहीं कर रहे थे? समथिंग दैट समवन हैज अनलुक्ड फॉर, क्या कोई ऐसी चीज जिसका आपने देखा ही नहीं, ढूंढा ही नहीं? समथिंग दैट समवन हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या कोई ऐसी चीज जिसका आप इंतजार नहीं कर रहे थे? तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है, समथिंग दैट समवन हैज बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। What feature of Dawn's Awake tells the reader that it is a poem? कौन सी चीज आपको बताती है कि The Dawn's Awake एक नज़म है, यानी एक नज़म की क्या पहचान है और कौन सी चीज आपको बता रही है कि ये एक नज़म है? It tells a story, तो जाहिर है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमें नॉवल भी स्टोरी सुनाता है, ड्रामा भी स्टोरी कुछ ना कुछ बताता है, और ये शॉर्ट स्टोरी भी नहीं है। तो ये मतलब स्टोरी बताना तो कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये नज़म है। इट इज़ अबाउट नेचर, ये भी ऐसी बात नहीं है। नेचर के ऊपर बहुत खूबसूरत कहानियां लिखी जा चुकी हैं, नॉवल लिखे जा चुके हैं, सिर्फ नज़में ही नहीं है। इट इज़ रिटन इन स्टेंजाज, तो यस ये वजह है जिससे हमें पता चलता है कि ये एक स्टोरी नहीं है बल्कि ये एक पोएम है, और स्टेंजाज में लिखी हुई चीज को ही हम पोएट्री कहते हैं। It has personification. Yes, it has personification, but this is not the reason for which we call it a poem. Personification होने की वजह से हम इसे poem नहीं कहते, बल्कि हम इसे poem इसलिए कहते हैं कि ये स्टेंजाज में लिखी हुई है। Which line from the poem supports the idea that an early or flourishing stage of development is everlasting? कौन सी लाइन इस आइडिया को सपोर्ट करती है कि जो भी कोई शुरू के फ्लरिशिंग स्टेज होती है, शुरू के साल होते हैं जिनमें आप किसी चीज को
बढ़ाने की, उसको उस पर फल फूल लाने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वो हमेशा रहते हैं। वो कौन सी है? द डॉन ऑफ 1,000 ड्रीम्स एंड थ्रिल्स, ये नहीं है। एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हिल्स, ये भी नहीं है। अ पियन ऑफ इटर्नल स्प्रिंग, ये है। पियन का मतलब होता है कोई ऐसा नगमा जो तारीफ में कहा जाए, किसी की तारीफ बयान करता हो। ऑफ इटर्नल स्प्रिंग, इटर्नल का मतलब बजाते खुद है हमेशा रहने वाला, स्प्रिंग बहार। तो यस, ये जो आपको सवाल पूछा गया है वो ये था कि इन चारों लाइंस में से कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि हमेशा बढ़ने वाला, हमेशा फ्लरिश करने वाली जो शुरू का जोश जज्बा होता है वो हमेशा रहता है, किसी भी स्टेज का, किसी भी काम का। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है, अ पियन ऑफ इटर्नल स्प्रिंग। अगला पोर्शन है जी वोकैबलरी का। आपको वोकैबलरी में ये बताना है कि कहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है पोएम में और कहाँ पर पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है, और मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन क्यों इस्तेमाल हुई है, मतलब आप क्यों इसको मेटाफर कह रहे हो और क्यों इसको पर्सोनिफिकेशन कह रहे हो, ये भी आपने तफसील से बताना है। There are many poetic devices in Otto Leland Bohana's The Dawn's Awake, including metaphor, simile and personification. ये जो नज़म है ऑटो लीलैंड बोहानास द डॉन्स अवेक, इसमें बहुत सारे मेटाफर, सिमली और पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुए हैं। मेटाफर इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्टेंजा, मेटाफर फर्स्ट स्टेंजा में मौजूद है। द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बॉर्न, ये पहली शुरू के फर्स्ट स्टेंजा में लाइन है, द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बॉर्न। दिस इज अ मेटाफर बिकॉज, अब आपने जवाब यहां तक तो बुक में आपके लिखा हुआ है, दिस इज अ मेटाफर, ये आपको बता दिया, लेकिन ये मेटाफर क्यों है? उसका जवाब ये है कि दिस इज अ मेटाफर बिकॉज डॉन इज कंपेयर्ड विद द टॉर्च ऑफ गोल्ड फॉर हाईलाइटिंग इट्स क्वालिटी ऑफ गिविंग लाइट। हमने इसको मेटाफर इसलिए कहा कि यहाँ पर सुबह के वक़्त को एक मशाल के साथ, एक टॉर्च के साथ कंपेयर किया गया है, और जिस तरह सुबह जब तलू होता है सूरज तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है, इसी तरह टॉर्च ऑफ गोल्ड, सोने की मशाल, जब वो लगाई जाती है तो भी हर तरफ रोशनी फैल जाती है। तो ये एक मेटाफर है। नंबर 2 है personification is present in the first line, the dawns awake. This is personification because the dawns awake, ये जो खुद बजाते खुद इसका टाइटल है, इसमें personification है। हमने ये बताना है कि ये personification कैसे है। उसका जवाब ये है कि it is personification because dawn is a natural phenomenon and it cannot be awake like living things. हम सबको मालूम है कि सुबह का तलू होना एक प्रोसेस है, एक मज़ाहिर कुदरत में से है, एक फितरी अमल है, वो कोई जिंदा जानदार चीज नहीं है कि वो जाग जाए या सो जाए। तो ये लफ्ज इस्तेमाल करना, द डॉन्स अवेक, सुबह जाग गई है, ये बजाते खुद पर्सोनिफिकेशन है, उसको जिंदगी वाली सलाहियतें, खसूसियात दी गई हैं। The rising of sun is given a living quality of awakening. सुबह के तलू को एक जिंदा होने वाली सलाहियतें दी गई हैं। Personification is present in the third stanza and music singing in the hills. This is a personification. ये तो हमें पता है, मगर क्यों है personification? Because music is an inanimate thing. Music एक बेजान चीज है. It cannot sing by itself. ये खुद से गा नहीं सकता. By bestowing the quality of singing to it, it has been personified. जब उन्होंने ये कहा कि music singing in the hills, म्यूजिक जो पहाड़ियों में गा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। म्यूजिक खुद बेजान चीज है और वो गाने नहीं गा सकता। उसको ये सलाहियत देकर उसको पर्सोनिफाई किया गया है। Personification is present in the second stanza. Voice is the new awakening. This is personification because the dawn cannot be asleep or awake. The natural sounds at the time of dawn are collectively called voices of awakening. जो personification इसमें इसलिए मौजूद है कि voices the new awakening, ये बात हमें dawn के बारे में कही है कि dawn ना तो जाग सकती है ना सो सकती है, लेकिन जब ये कहा गया कि dawn सुबह के वक़्त की जो खूबसूरत आवाज़ें होती हैं वो ये बताती हैं कि शायद अब सुबह जाग गई है, और जो कुदरती आवाज़ें हैं सुबह के वक्त को
उन सबको इकट्ठे तौर पर यूं कहा गया कि वो जागने की आवाज़ें हैं और ये पर्सोनिफिकेशन ही है। तो बच्चों ये थे छोटी सी वीडियो जिसमें हमने जल्दी से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए। जो बाकी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम नया यूनिट अपना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ लीजिए। अगर 8th क्लास में आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस कर लेंगे और उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो इंशाल्लाह 9th 10th में जब आपके पास साइंस के सब्जेक्ट्स भी होंगे तो फिर आपको इंग्लिश पर ज़्यादा तवज्जो ना भी दे तो आप अपने साइंस सब्जेक्ट्स के लिए वक्त बचा सकेंगे।